तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारे पास, द ग्रीन थ्योरम कैन बी रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम मैथमेटिकली। ग्रीन थ्योरम किसके साथ रिलेट कर रहा है मैथमेटिकली? फर्स्ट ऑफ ऑल है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, सेकंड वन है स्टोक्स थ्योरम, थर्ड है अल्लर थ्योरम और लास्ट वन है लेबनीज थ्योरम। तो हमें स्टेटमेंट को पहले समझना है। द ग्रीन थ्योरम ये क्या चीज है एंड कैन बी रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका आंसर है स्टोक्स थ्योरम। तो कैसे कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, तो उसके लिए फिर थोड़ा सा हम पहले स्टोक्स थ्योरम को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि स्टोक्स थ्योरम के अंदर ही ग्रीन थ्योरम को डिस्कस किया जाता है, इसलिए पहले उसको समझना लाजमी है। हमारे पास दो इंटेग्रल होते हैं, एक सरफेस इंटेग्रल और एक होता है लाइन इंटेग्रल। मैं इसके लिए एक आसान सी एग्जांपल ढूंढने की कोशिश की है, तो वो ये है कि ये हमारे पास एक सरफेस है जो ब्लू शेड एरिया में है ना जी। ठीक है जी। सो इसको इसके अंदर जो भी वर्क डन है या इसके अंदर जो भी हमारी इंटेग्रल डोमेन है, इंटेग्रेशन है, एनी चेंज है, एनी डेरिवेटिव है, दैट इज डिनोटेड बाय एस, दैट इज कॉल्ड सरफेस इंटेग्रल। ठीक है। तो और इस सरफेस का कुछ हिस्सा, जैसे कि सर्कल के दो पॉइंट्स को अगर हम मीट कराते हैं तो वो एक आर्क बन जाती है, इसी तरह सरफेस का कुछ पार्ट सर्कुलर पैथ उसको हम क्या सी से डिनोट करें, दैट इज कर्व। ये सरफेस है, ये कर्व है। ठीक हो गया। तो दैट इज अ सरफेस इंटीग्रल। ये मैं आपको आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके बेसिक कंसेप्ट कुछ और है। बेसिक कंसेप्ट में बता देता हूँ, दैट इज अ डॉट प्रोडक्ट। जो सरफेस इंटीग्रल है हमारे पास क्या होती है, डॉट प्रोडक्ट होती है, जो कि किसी भी इंटायर सरफेस को रिप्रेजेंट करी होती है। तो इसका जो इंटीग्रल होता है उसको हम सरफेस इंटीग्रल का नाम देते हैं। तो आपको समझाने के लिए ये फिजिक्स का टॉपिक है, इसलिए फिर हम इसको अपने तरीके से ही डिस्कस कर रहे हैं। एक सरफेस है, उस सरफेस के अंदर जितनी भी उसको डोमेन है उसकी इंटीग्रल, उसका इंटीग्रल पार्ट जो है उसको हम सरफेस इंटीग्रल से के नाम से डिनोट करते हैं। और उस सरफेस इंटीग्रल में जो हमारी कर्व है, तो कर्व का जो पार्ट होता है ये एक लीनियर इक्वेशन को डिनोट कर रहा होता है, जो कि सर्कुलर पैथ में आप कह सकते हैं, सरफेस पैथ में कह सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड अ लाइन इंटीग्रल। सो ग्रीन थ्योरम क्या होता है, सॉरी स्टोक्स थ्योरम क्या होता है, वो ये कहता है कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ कर्ल ऑफ अ फंक्शन, किसी भी फंक्शन का क्या चीज जी, सरफेस इंटीग्रल ओवर अ सरफेस, किसी भी सरफेस के ऊपर, बाउंडेड बाय अ क्लोज सरफेस। तो जी जैसे कि मैंने एग्जांपल दिखाई कि आपके पास ये एक क्लोज्ड सरफेस है जो कि बाउंडेड है, उसकी कोई ना कोई बाउंड्री है, उसके अंदर जो आपका सरफेस इंटीग्रल है वो क्या कहता है, इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ द पर्टिकुलर वेक्टर फंक्शन अराउंड द सरफेस। तो उस सरफेस के अराउंड जो लाइन इंटीग्रल चल रहा है, जो कि वेक्टर शेप में है, जो एरोज लगे हुए हैं, तो वो इसके इक्वल होता है जी। ठीक है। दैट इज कॉल्ड स्टोक्स थ्योरम। सरफेस इंटीग्रल इंटायर जो है, जो कि बाउंडेड है एक सरफेस के अराउंड, उसका जो इंटीग्रल बनता है वो उसकी बाहर वाली जो बाउंड्री है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ लाइन इंटीग्रल, वो आपस में क्या है, इक्वल है। क्लियर होगी बात जी। सो ये मैंने आसान अल्फाज में। अब उसने जो लाइन इंटीग्रल है उसको ऐसे डिनोट किया हुआ है, और जो सरफेस इंटीग्रल है उससे उसको बल्कि ये कर्व्ड का इंटीग्रल यानी लाइन इंटीग्रल है, दैट इज इक्वल टू एस। एस यहाँ पे नीचे है इंटीग्रल के, दैट इज सरफेस इंटीग्रल, दैट इज लाइन इंटीग्रल, ये आपस में इक्वल होते हैं। सो यहाँ से अगर हम आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करें तो वो ये होगा कि स्टोक्स थ्योरम एक रिलेशन है किसके दरमियान में, सरफेस इंटीग्रल में और लाइन इंटीग्रल के दरमियान में क्या है, एक रिलेशन है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने समझना है तो मैं यहाँ पे दोनों की डेफिनेशंस भी लिख देता हूँ, ताकि आपको इनका बेसिक कंसेप्ट भी आता हो, और अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप वो भी कर सके। जैसे कि लाइन इंटीग्रल की डेफिनेशन ये होती है, द इंटीग्रल ऑफ डॉट प्रोडक्ट
ऑफ डॉट प्रोडक्ट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन को हम ओरिजिन का नाम भी देते हैं, इसको ओ से डिनोट करते हैं। यहाँ पे एक्स भी 0 होगा और वाई भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक हो गया जी। टू फाइंड पोजीशन ए, टू फाइंड पोजीशन ए इज कॉल्ड लाइन इंटीग्रल। ठीक हो गया जी। और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है, डॉट प्रोडक्ट का वर्ड यूज हुआ है तो वी डॉट, लाइन इंटीग्रल है तो डीएल कहा जा सकता है। ठीक हो गया। इसी तरह जो हमारे पास सरफेस इंटीग्रल है जी, सरफेस इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल में क्या है, द इंटीग्रल ऑफ डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट का ही क्या है, इंटीग्रल है, टेकन ओवर इंटायर सरफेस। वहां पे क्या था, इनिशियल पोजीशन से पोजीशन ए तक, यहाँ पे क्या है, इंटायर सरफेस है, बाकी सारी बात वही है। हम लिख देते हैं जी, द इंटीग्रल ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ठीक हो गया जी। टेकन ओवर इंटायर सरफेस, इंटायर सरफेस इज कॉल्ड सरफेस इंटीग्रल। तो इसके फार्मूले में ये होता है, यहाँ पे वो कोशिश तो की है लिखने की बट नहीं लिख सके, तो अगर हम यहाँ पे लिखें तो यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल है तो उसके साथ में एस होगा, कर्व्ड इंटीग्रल है तो उसके साथ में सी होगा, वॉल्यूम इंटीग्रल है तो उसके साथ में क्या होगा, वॉल्यूम होगा। ठीक हो गया सर। अच्छा जी, तो ये सर लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल की डेफिनेशन है। ठीक है जी। अच्छा, ये फार्मूला है, इसमें सी क्या है, क्लोज कर्व है, एस सरफेस है, ठीक है, एफ क्या है, फील्ड है, जिसके कंपोनेंट क्या होते हैं, कंटीन्यूअस डेरिवेटिव होते हैं और ओपन होते हैं आर क्यूब में। अगर आपको याद हो तो जब हमने मीट्रिक स्पेस पढ़ी थी तो उसमें एक थी यूजुअल मीट्रिक ऑन आर, यूजुअल मीट्रिक ऑन आर स्क्वायर, यूजुअल मीट्रिक ऑन आर क्यूब। ठीक है, तो आर क्यूब के ऊपर जो है एफ क्या है, एक वेक्टर फील्ड होगा तो। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी इसके हवाले से, वो भी देख लेते हैं। वो कहते हैं कि इसकी बुनियाद कहाँ से पड़ रही है, क्लासिकल डाइवर्जेंस थ्योरम से पड़ रही है। इट मींस दैट के स्टोक्स थ्योरम डाइवर्जेंस को शो करता है। ठीक हो गया ना, कन्वर्जेंस को शो नहीं करता। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, वहां से भी इसकी बुनियाद है। एंड ग्रीन्स थ्योरम्स आर एक्सेप्शनल केसेस ऑफ जनरल फॉर्मुलेशन। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो वो बताता है कि क्लासिकल डाइवर्जेंस थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस एंड ग्रीन्स थ्योरम, ये तीनों अटैच है किसके साथ, स्टोक्स थ्योरम के साथ है। तो अगर स्टोक की जगह पे, जैसे आप भी ऑप्शन में ग्रीन थ्योरम का उसने पूछा हुआ है, इसी तरह वो क्लासिकल डाइवर्जेंस थ्योरम का भी पूछ सकता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस का भी पूछ सकता है जी। इसके बाद हम ग्रीन थ्योरम को डिस्कस करते हैं। ग्रीन थ्योरम इज मेनली यूज्ड फॉर इंटीग्रेशन ऑफ लाइन कंबाइंड विद कर्व प्लेन। एक प्लेन और एक लाइन आपस में कंबाइंड है, उसकी जो इंटीग्रेशन करनी होती है उसके लिए जो थ्योरम हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड ग्रीन थ्योरम। इस थ्योरम के अंदर भी सेम वही बात है कि ये रिलेशनशिप बताता है लाइन इंटीग्रल का और सरफेस इंटीग्रल का। ठीक हो गया। और ये रिलेट है गॉस थ्योरम के साथ भी और स्टोक थ्योरम के साथ भी, दोनों के साथ रिलेट होता है। अच्छा, इसके बाद इंटीग्रेटिंग द डेरिवेटिव ऑफ पर्टिकुलर प्लेन, ये कन्वर्ट करता है, इट इज कन्वर्टेड इनटू सरफेस इंटीग्रल और डबल इंटीग्रल, या आपस में चेंज करते हैं जी। ये भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इसको मैं हेडलाइट कर देता हूँ कि लाइन इंटीग्रल अगर गिवन होगा तो आपके पास जो ग्रीन थ्योरम है ये उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें जी, सरफेस इंटीग्रल में, और जो है डबल इंटीग्रल में भी कन्वर्ट कर सकता है, या इसका वाइस वर्सा। ठीक हो गया जी। ग्रीन थ्योरम इज वन ऑफ फोर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। अब यहाँ से आपको ये आइडिया भी होगा कि कैलकुलस के फोर कितने फंडामेंटल थ्योरम है जी, फोर है। ठीक है, and these all four are closely related to each other. Once you learn about the concept of line integral and surface integral, you will come to know how Stokes theorem is based on the principle of linking the macroscopic and microscopic circulation. Macroscopic लाइन के साथ कनेक्ट होता है, माइक्रो सरफेस के साथ होता है।
इसी तरह ग्रीन थ्योरम जो है रिलेशनशिप बताता है मैक्रोस्कोपिक का कर्व सी के साथ, एंड इनकी सारी कैलकुलेशंस है। उसके बाद इसका फार्मूला है, आप देख सकते हैं कि कर्व इंटीग्रल है, ये कनेक्ट हुआ पड़ा है दूसरे इंटीग्रल के साथ, सेम फार्मूला है। ठीक है जी, लाइन को उसने पार्शियल एम पार्शियल एक्स से डिनोट किया हुआ है, एम को उसने पार्शियल एल पार्शियल वाई के साथ डिनोट किया हुआ है, और इसमें उसने बताया है कि कर्व किस हिसाब से होगी, क्या होगी। ठीक है जी, तो ये सारी एक्सप्लेनेशन से जो हमने बातें 3 से 4 सीखी है, पहली बात हमने ये सीखी है कि स्टोक्स थ्योरम जो है ये रिलेशनशिप है किसका, लाइन थ्योरम का, लाइन इंटीग्रल का और सरफेस इंटीग्रल का। फिर हमने सीखा इसकी डेफिनेशन क्या है। इसकी डेफिनेशन में हमने ये सीखा कि सरफेस इंटीग्रल जो कि बाउंडेड है एक सरफेस के अंदर और उसी के ऊपर ही एग्जिस्ट कर रहा है, वो इक्वल होता है लाइन इंटीग्रल के जो कि उसकी बाउंड्री के साथ एक वेक्टर फॉर्म में मूव कर रहा होता है। ठीक हो गया, दैट इज कॉल्ड आवर स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम कनेक्ट होता है डाइवर्जेंस थ्योरम के साथ और किसके साथ, ग्रीन थ्योरम के साथ होता है। ठीक हो गया। फिर हमने ग्रीन थ्योरम देखा, ग्रीन थ्योरम भी लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल के साथ कनेक्टेड है, और ये लाइन इंटीग्रल को कन्वर्ट कर देता है सरफेस इंटीग्रल में भी और डबल इंटीग्रल के अंदर भी। इसके बाद हमने ये सीखा कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस कितने हैं, 4 हैं, और वो आपस में इंटरलिंक है, और उनके को समझने के लिए लाइन और सरफेस इंटीग्रल का आना लाजमी है। हमने लाइन इंटीग्रल भी देखा, लाइन इंटीग्रल क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। अब ये बात याद रखिएगा कि डॉट प्रोडक्ट जो वेक्टर वाले चैप्टर में हमने पढ़ी थी कि डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल है, उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या होती है। ठीक है जी, लाइन इंटीग्रल डॉट प्रोडक्ट है इनिशियल पॉइंट से लेके, इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन तक। ठीक है, तो इनिशियल पोजीशन से है तो उसकी लिमिट बनेगी 0, और जो उसकी फाइनल पोजीशन है ए है बी है सी है, तो उसको हम उसके साथ डिनोट करते हैं, होती डॉट प्रोडक्ट है। सरफेस इंटीग्रल भी डॉट प्रोडक्ट है, और लेकिन ये होती क्या है, सरफेस के ऊपर होती है। बाकी जो है कोई डिफरेंस नहीं है लाइन में और सरफेस में। तो आई होप सो कि पहली ऑब्जेक्टिव आपको कंसेप्चुअल क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं सर। सेकंड है, ये हमारे पास कर्व्ड सरफेस है, इंटीग्रल कर्व्ड सरफेस क्या है, एक्स स्क्वायर dx प्लस वाई स्क्वायर dy along द लाइन सेगमेंट जो है वो है 0 1 2 1 1 इज, मतलब इसका सोल्यूशन किसके इक्वल आएगा। ठीक है जी, आसान है, कोई खास मुश्किल नहीं है, बट हम ट्राई करते हैं कि हम अब उससे जो पॉइंट्स दिए हैं हमें ना, पॉइंट्स के बिहाफ पे सारा क्वेश्चन लाई करता है। 0 1 से पॉइंट है कहाँ तक, 1 1 तक। ठीक हो गया जी, 1 1। अच्छा, अब हमने यहाँ से वैल्यूज निकालनी है dx की और dy की। अगर आप ऑब्जर्व करें तो इनिशियल पॉइंट हमारे पास है 0, x की वैल्यू, और फाइनल क्या है, 1 है। तो x के पॉइंट्स में कितना गैप आ रहा है हमारे पास, 1 का गैप आ रहा है। x इज इक्वल टू 1, यानी हम 1t, यानी हम किसी और कांस्टेंट के इक्वल नाम दे देते हैं इसको। ठीक हो गया, या आप इसको x ही रहने दे तो भी कोई इशू नहीं है। तो इस हिसाब से जो dx बनता है वो हमारे पास क्या बनता है, dt बन जाएगा अगर 1 है तो। अगर x है तो dx ही रहने देंगे हम। ठीक हो गया, और इसकी लिमिट क्या है x की, 0 से 1 तक इसकी लिमिट है, यानी 0 भी है और 1 भी है, यानी 0 लेस देन आई इक्वल टू टी। अब हमने टी में कन्वर्ट किया है, और दैट लेस देन आई इक्वल टू 1। अब हम आते हैं y पॉइंट पे। अब y देखिए 1 पे था, 1 पे ही है, मतलब y एक्सिस से उसकी कोई भी मूवमेंट नहीं हुई, उसकी मूवमेंट फॉरवर्ड हुई है, अपवर्ड नहीं हुई। फॉरवर्ड का मतलब एक्स एक्सिस में उसने मूव किया है, बट वाई एक्सिस की तरफ उसकी मूवमेंट बिल्कुल 0 थी। उसकी जो मूवमेंट थी वो 1D बन गई है ना, यानी 2D नहीं बनी, 1 डायमेंशनल बनी है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो y जो है वो किसके इक्वल आ रहा है हमारे पास, 0 के इक्वल आ रहा है, क्योंकि उसका कोई चेंज नहीं है।
सो डी वाई जो होगा वो भी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल ही होगा। सो जब हम ये वैल्यूज पुट करते हैं अपने इस क्वेश्चन में, ठीक हो गया जी, जब हम वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर जो है वो क्या आता है वो देख लेते हैं जी। एक्स स्क्वायर, अब डी एक्स हमारे पास किसके इक्वल है जी, जैसा कि हमने कहा एक्स को हमने टी लेट किया है तो ये डी टी बनेगा, और ये यहाँ पे क्या बनता है, टी का स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, वाई स्क्वायर, वाई 0 है तो डी वाई भी क्या होगा, 0 होगा, तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। सो दैट इज टी स्क्वायर डी टी। तो इसकी इंटेग्रेशन हमारे पास क्या बनती है जी, टी क्यूब बाई 3। अब लिमिट पुट करेंगे, लिमिट हमारे पास क्या थी, 0 से 1। आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो जब आप लिमिट पुट करते हैं तो आपके पास इसका आंसर आता है 1/3। ठीक हो गया जी। इस हिसाब से हमने एक कर्व सरफेस को सॉल्व किया है, और इसी हिसाब से ही आपने बाकी क्वेश्चंस को भी देखना होता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पे मूव करते हैं हम। उसमें ये कहते हैं कि इफ साई इज इक्वल टू 1, अगर हमारे पास साई जो है वो 1 है, देन आपने बताना है कि इस सारे का आंसर क्या आएगा। ठीक है, दैट इज टू मच इजी फॉर अस। साई को 1 पुट कर देते हैं हम डायरेक्टली, तो 1 है तो इसका मतलब है इसको रहने ही देंगे, इसको हम आगे 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वही आंसर ही आएगा। ठीक हो गया सर जी। अब हमने इसके सॉल्व करने हैं स्टेप बाय स्टेप। तो हम पहले फर्स्ट इंटेग्रल को dx के साथ सॉल्व करते हैं। तो इंटेग्रल और डेरिवेटिव एक दूसरे की क्या होते हैं, उलट होते हैं। उलट मतलब रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक हो गया। अब उस रेसिप्रोकल में क्या होता है हमारे पास, कि इंटेग्रल जो है वो d के साथ कैंसिल हो जाता है, तो आपके पास जो आंसर आता है वो जस्ट x आता है। ठीक हो गया जी। तो जब आपके पास आंसर इसका क्या आएगा, x आएगा, तो x की इंटीग्रेशन हमारे पास किसके इक्वल होती है जी, इंटीग्रेशन सॉरी आ गई है, उसमें लिमिट पुट कर देंगे हम। लोअर लिमिट हमारे पास 1 है, अपर लिमिट 0 है। यहाँ पे कॉपी नहीं हो रहे, बस मैं ऐसे बता देता हूँ। अच्छा चले फिर जी। अब पहले वाले दो इंटेग्रल वैसे रह गए। ये तीसरा इंटेग्रल dx के साथ इसको सॉल्व किया है, इंटेग्रल से x कट गया, d कट गया, आपके पास x बचेगा। उसमें हमने लिमिट पुट कर देनी है, और लिमिट हमारे पास क्या है, 0 से 1 है। ठीक है जी, 1 से 0 है 1, और इसकी जो अपर लिमिट होगी वो हमारे पास क्या होगी, 0 होगी। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं, बाकी क्या बचेगा, dy dz। सो आपके पास 0 -1, तो इस सारे का आंसर आ जाता है हमारे पास -1। मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ जी, इस सारे का आंसर क्या आ गया, -1। सिमिलरली जब आप dy को सॉल्व करेंगे तो भी इसका आंसर जो है वो क्या आता है, -1 आ जाता है, और दूसरा इंटीग्रल खत्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में। और जब थर्ड वन को सॉल्व करते हैं यानी जी वाले को, तो भी वो इंटीग्रल के साथ खत्म होगा और उसकी लिमिट -1 आ जाएगी। सो इसका जब होल का आंसर लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, -1 आएगा। वाई के साथ दूसरा इंटीग्रल कैंसिल हो जाएगा, और जी के साथ तीसरा इंटीग्रल कैंसिल हो जाएगा, तो इस हिसाब से आपके पास जो आंसर आएगा वो -1 के इक्वल होगा। ठीक हो गया सर। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पे आते हैं। सरफेस इंटीग्रल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, वो कहता है सरफेस इंटीग्रल को आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, डैश इंटीग्रल टेकन ओवर द प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ सरफेस वन ऑन वन ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक हो गया जी। अब हमने अभी जो बातें सीखी थी किससे, स्टोक्स थ्योरम से, उसने कहा था कि सरफेस और इंटीग्रल इक्वल होते हैं। फिर हमने ग्रीन थ्योरम पढ़ा, ग्रीन थ्योरम ने ये कहा था कि हम लाइन इंटीग्रल को सरफेस में कन्वर्ट कर सकते हैं या डबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वो क्वेश्चन में कुछ और पूछ रहा है, इसमें ये पूछ रहा है कि क्या हम सरफेस इंटीग्रल को एक्सप्रेस किस में करेंगे, लाइन में, डबल में, ट्रिपल में या वॉल्यूम में। अब लाइन से सरफेस का तो हमें पता था, सरफेस से लाइन में हो सकता है, नो आइडिया, डबल में हो सकता है, नो आइडिया, ट्रिपल का भी नो आइडिया, वॉल्यूम का भी नो आइडिया। सो हमारे पास एक फार्मूला है, वो फार्मूला कुछ ऐसे है
तो फार्मूला देखेंगे तो हमें खुद से आइडिया हो जाता है, वो है सरफेस इंटीग्रल का। सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डबल, यहाँ पे डबल के साथ इसका इंटरलिंक होता है। ठीक हो गया। दैट इज इक्वल टू, ये फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है, मैं देख रहा था अगले लेक्चर में इसका एक ऑब्जेक्टिव ऐसी आनी है जिसमें ये फार्मूला यूज हो रहा था। सो ये इक्वल था एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक हो गया, प्लस एफ ऑफ वाई स्क्वायर, एफ ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 1। अब उधर इंटेग्रेशन है तो सामने इधर डी ए लगाएंगे। ठीक हो गया जी। तो सरफेस इंटीग्रल कन्वर्ट होगा किसमें, हमारे पास डबल इंटीग्रल में। तो इसका आंसर क्या बनता है हमारे पास जी, डबल इंटीग्रल बनता है। ठीक हो गया सर। अच्छा जी। हाँ, अब अगर यहाँ पे वो पूछता कि लाइन इंटीग्रल आप किस पे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो बिना सोचे समझे आपने सरफेस पे लगा देना था, और डबल पे भी लगाया जा सकता है। अगर दोनों ऑप्शन हो और बोथ ए एंड बी हो तो आपने फिर बोथ ए एंड बी पे लाजमी टिक करना है। द डाइवर्जेंस थ्योरम कन्वर्ट्स, डाइवर्जेंस थ्योरम किसको कन्वर्ट करता है? हाँ, अच्छा जी, लाइन टू सरफेस, सरफेस टू वॉल्यूम, वॉल्यूम टू लाइन, सरफेस टू लाइन। ठीक है जी। तो उससे किसका पूछा है जी, एक मिनट देख लीजिएगा मुझे। हाँ, डाइवर्जेंस थ्योरम। तो इसके लिए फिर हमें डाइवर्जेंस थ्योरम को थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है जी। अब डाइवर्जेंस थ्योरम जो है तकरीबन तकरीबन मैच करते हैं लाइन स्टोक्स थ्योरम, ग्रीन थ्योरम और सरफेस इंटीग्रल डाइवर्जेंस थ्योरम। तो जो हमारे पास डाइवर्जेंस थ्योरम है, इसका दूसरा नाम भी है, उसको हम बोलते हैं गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, अगर सिर्फ डाइवर्जेंस लिखा हुआ हो या गाउस डाइवर्जेंस लिखा हो तो उसकी एक ही बात होती है। तो इसका जो गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम का फार्मूला है, अगर हम फार्मूला देखें तो उससे हमें क्लियर हो जाता है कि ये किसको कन्वर्ट कर सकते हैं। उसका फार्मूला याद रखिएगा, ये भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, और उसके फार्मूले के बिहाफ पे आप कोई भी रिजल्ट भी डिस्कस कर सकते हैं। सो सरफेस, इसका फार्मूला है सरफेस ऑफ डॉट प्रोडक्ट है ये भी, ए डॉट एन यूनिट वेक्टर डी एस। अच्छा, यहाँ पे ए भी एक वेक्टर है और एन भी एक वेक्टर है, इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ दैट इज वॉल्यूम इंटेग्रल वी। ठीक है, एंड दैट इज आल्सो अ डॉट प्रोडक्ट। जैसे मैंने पहले भी बताया था, जो चार बेसिक हमारे पास रूल्स है, ये सारे डॉट प्रोडक्ट्स है। दैट इज इक्वल टू डेल डॉट ए, दैट इज आल्सो एरिया। ये भी एरिया था हमारे पास, ये भी हमारे पास एरिया ही था। ठीक हो गया। दैट इज इक्वल टू डी वी, बिकॉज ये वॉल्यूम का चेंज है, डीवी है, ये सरफेस का चेंज है, इसलिए इसको हमने डी एस लिखा हुआ है। ये भी डॉट प्रोडक्ट है, ये भी क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। इसका एन के साथ डॉट प्रोडक्ट है। ठीक हो गया। और इसका किसके साथ है, डेल्टा के साथ डॉट प्रोडक्ट है। दैट फार्मूला इज फॉर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक हो गया। सो यहाँ से आपको आइडिया हो जाता है कि जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम या डाइवर्जेंस थ्योरम है, वो सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है, सरफेस को वॉल्यूम में। अच्छा, यहाँ पे अगर ये ऑप्शन ना हो कि सरफेस को वॉल्यूम में कन्वर्ट करता है, तो इट मींस दैट कि वॉल्यूम को भी तो सरफेस में कन्वर्ट कर रहा है ना जी। ठीक हो गया। और ये दोनों जो है वाइस वर्सा है, यानी एक उसके साथ कनेक्ट है, दूसरा उसके साथ कनेक्ट है जी। ऑब्जेक्टिव नंबर 6 देखते हैं हम। इसमें दिया गया है कि आपके पास द डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स है इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू। तो अगर हम इसकी नाम को ही समझे तो हमें इसका आंसर मिल जाता है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ऐसा डेरिवेटिव जो डायरेक्शन को शो करता हो, ऐसे इसका मतलब हो सकता है ना जी, कि वो डायरेक्शन को जो शो करता हो, इसका ये मतलब भी हो सकता है कि वो उसकी वजह से हम डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका ये मतलब भी तो हो सकता है कि ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। समझ आ रही ना बात कीजिए। तो इस बिहाफ पे हम कोई भी अपनी तौर पे एजम्पशन बना सकते हैं कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होते हैं। ठीक हो गया। लेकिन मैं इसकी आपको ओरिजिनल डेफिनेशन भी लिख देते हैं, ताकि आपको ओरिजिनली भी आइडिया हो कि क्या होते हैं जी। हम एक लेट करते हैं, कोई फंक्शन ले लेते हैं। फंक्शन हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स और वाई है। let a function f with respect to two variable f of x and y be a differentiable function।
डिफरेंशिएबल फंक्शन। डिफरेंशिएबल फंक्शन कौन सा था, याद होगा आप लोगों को, जो फर्स्ट प्रिंसिपल की डेफिनेशन को फॉलो करता हो। अच्छा जी, और इसमें हमारे पास एक यूनिट वेक्टर है, इसके ऊपर वेक्टर है, आप यू को हम कह देते हैं दैट इज अ यूनिट वेक्टर। ये एक हमारे पास क्या है कि यूनिट वेक्टर है। अच्छा जी, और इसमें अगर यहाँ पे ए लिखा हुआ है, इसको भी हम ए लिख देते हैं। ए हमारे पास क्या है कि यूनिट वेक्टर है। अगर वहाँ यू है तो वो यू को आप लेट कर लेते हैं, अगर ए है तो ए को हमने यूनिट वेक्टर लेट कर लिया। तो जो मैक्सिमम वैल्यू उसने पूछी है ना जी, इज मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है जी। मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, जब हमारे पास ये डिफरेंशिएबल फंक्शन, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन अपने ही किसी पॉइंट यानी एक्स और वाई के किसी पॉइंट के ऊपर, और ये फंक्शन और ये यूनिट वेक्टर सेम डायरेक्शन पे हो। अगर यूनिट वेक्टर और डिफरेंशिएबल फंक्शन ये दोनों क्या हो, एक ही डायरेक्शन के अंदर हो, और ये यूनिट वेक्टर जो है इसी फंक्शन से ही कनेक्ट हो, तो देन उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है। और मिनिमम कब होती है, जब इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। बात किस पे जा रही है जी। अच्छा जी, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ए के साथ ए का मैग्नीट्यूड है, तो हमें यहाँ पे डायरेक्शन का कोई आइडिया नहीं है। डायरेक्शन के वर्ड से मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता रहा था अभी। ये क्वेश्चन तो आसान है वैसे, इसका कंसेप्ट दे रहा था आपको कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या है, कि ऐसा फंक्शन जो डिफरेंशिएबल है और उसका यूनिट वेक्टर है, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो उसका आंसर मैक्सिमम आता है, और अगर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो उनका आंसर क्या आता है, मिनिमम आता है। अगर हम कॉमन एग्जांपल देखते हैं मैथ की, या जैसे कोई सिंपल हम कंसेप्ट अपने माइंड में बनाना चाह रहे हैं इसको याद करने का, तो ये देखिए कि अगर हमारे पास 4 है और साथ में हमारे पास है 5, सो जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखे ना फंक्शन उसने डिफाइन किया, मल्टीप्लाई हो रहा है ना सर, तो आंसर 20 आता है। ठीक है जी। इसी तरह अगर हमारे पास 4 है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है -5 के साथ, सो दैट इज -20। सो वो उससे कई गुना ज्यादा छोटा हो जाता है, और फर्क क्या पड़ा, डायरेक्शन का फर्क पड़ गया जी। ठीक हो गया ना जी। तो डायरेक्शन चेंज होने से आपका अच्छा खासा लॉस हो जाता है, वैल्यू मिनिमम में चली जाती है मैक्सिमम से। ठीक हो गया जी। तो इससे ना मुझे अपनी एक थ्योरी याद आ रही है, थ्योरी ऑफ नंबर लाइन ना, तो इसका मैं अर्ज से बता दूं, फिर हम उस पे चलते हैं, 1-2 मिनट की है, बल्कि अगर आप इजाजत देंगे तो वो भी आपको सुनाएंगे। अच्छा जी, तो अब मैं बता रहा था कि अगर हमारे पास डायरेक्शन चेंज होगी किसकी, फंक्शन की और यूनिट वेक्टर की, तो वैल्यू मिनिमम होगी, अदरवाइज अगर सेम है तो मैक्सिमम होगी। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम का हमें आइडिया नहीं होता, क्योंकि उसने फंक्शन को भी एब्सोल्यूट वैल्यू में डाला हुआ है, और यूनिट वेक्टर तो वैसे एब्सोल्यूट होता है, तो दोनों की वैल्यूज पॉजिटिव होगी, यानी मैक्सिमम ही होगी। उसके बाद हम इसमें देखना चाह रहे हैं, ये तो उसने क्लियर कर दिया कि जी इस फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। अब उसने पूछा कि एंगल कौन सा होना चाहिए, समझ आ रही है ना मुझे बात की, एंगल कौन सा होना चाहिए मैक्सिमम के लिए। बाकी फंक्शन मैक्सिमम आ रहा है, और अगर यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू ना हो और नेगेटिव का साइन हो तो फंक्शन मिनिमम होगा। अच्छा, तो एंगल बताना है, cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पे होती है। cos थीटा की अगर डोमेन की बात की जाए तो इसकी डोमेन है 0 से 2 पाई। cos थीटा की रेंज होती है -1 से +1। तो +1 कहाँ पे आ रहा है, cos 0 पे +1 है, और cos की वैल्यू मैक्सिमम है भी 1, बाकी से छोटी है। तो आप एब्सोल्युटली बता सकते हैं कि जी 0 पे जो है इसकी वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। हाँ, अगर मिनिमम की बात हो तो इसकी वैल्यू 180 पे -1 होती है कास की वैल्यू जी। तो मिनिमम अगर पूछेगा तो 180, अगर मैक्सिमम पूछेगा तो आपने क्या करना है जी, 0 टिक कर देना है। सो दैट्स योर आंसर। ठीक हो गया जी, क्लियर हो गया जी। हाँ जी, 0 पे आपने सही बताया है। तो जी अगर इजाजत हो, 1 मिनट बाकी है, तो मैं आपको कंसेप्ट थ्योरी अपनी सुना दूं, थ्योरी ऑफ नंबर लाइन। 1 मिनट में हो जाएगी वैसे, अगर इजाजत हो तो जी, क्योंकि वो सिलेबस का हिस्सा तो नहीं है, वो तो मेरी अपनी थ्योरी है। अच्छा जी, जजाकल्ला। अच्छा जी, नंबर लाइन की जो थ्योरी है ना जी सर, वो कुछ ऐसे है
कि हमारे पास ये क्या है, एक नंबर लाइन है, नंबर लाइन से दरमियान में 0 है। अगर हम फॉरवर्ड बढ़ते जाएंगे तो वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव होती जाती है ना जी, ठीक है। और अगर हम बैकवर्ड मूव करते हैं तो हमारी वैल्यूज क्या है, ये वैल्यूज जो है नेगेटिव होती जाती है, ठीक है। तो अगर हम मैथ को कॉमन लाइफ के साथ रिलेट करें तो उसमें ऐसे है कि अगर आप इस पोजीशन पे हैं, इस पोजीशन पे, 0 पोजीशन पे भी है, ठीक है जी, तो इट मीन्स दैट कि आप ना किसी को फायदा दे रहे हैं ना किसी को नुकसान दे रहे हैं। अगर आप 3 पे हैं तो आप किसी को कुछ ना कुछ तो फायदा दे रहे हैं। अब जैसे कि हम टीचिंग फील्ड में है, अगर हमारा अब पीपीएससी क्लियर हो जाता है तो हम 17 ग्रेड पे है ना जी, तो हम अच्छे खासे लोगों को फायदा दे रहे हैं। अगर हम इस ग्रेड पे रहते हुए, ठीक है जी, हमारा विजन या हमारी सोच, ठीक है जी, या हमारा पर्पस नेगेटिव होता है ना जी, तो हम इन तमाम लोगों से भी बदतर होंगे जो कि कुछ भी नहीं कर रहे, ठीक है जी। सो इस थ्योरी में जो मैसेज होता है वो ये है मेरा, से कि ऑलवेज बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ठीक हो गया जी। ये नंबर लाइन की थ्योरी है। एनी क्वेश्चन जी तो पूछ लें।